हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 6 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इसमें हम कैसे चीज़ें जलती हैं, कौन सी चीज़ें जल्दी जलती हैं, कौन सी लेट जलती हैं, इसका क्या कारण है, हम इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं घरों में और उद्योगों में वाहनों को चलाने में बहुत सारे ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मोटर गाड़ियों को चलाने में और बहुत सारी चीज़ें घर में खाना बनाने के लिए अलग अलग तरह के ईंधन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ईंधन के रूप में गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों के जलने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि मोमबत्ती और हम कोयले को लेते हैं, तो मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक जलता हुआ कोयला। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो मोमबत्ती जलती है वो बिल्कुल दिखाई देती है, वो ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन जो कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जल, उसमें लौ पूरी तरह से जितना तेज़ मोमबत्ती में निकलती उतना कोयले में नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ रासायनिक प्रक्रम होते हैं इसमें, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है दहन क्या है। तो हमें क्लास 7th में देखा था मैग्नीशियम का दहन, उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकल रहे थे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक कोयले के टुकड़े को लिया गया है, उसको जो किसी मोमबत्ती या फिर किसी बर्नर की ज्वाला से उसको जलाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो कास्ट कोयला होता है वो वायु यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, और हम जानते हैं कि जो कास्ट कोयला होता है वो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रकाश देता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन दिखाया गया है। ठीक है, रासायनिक, यहाँ पे अब डिफिनेशन बताई गई है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ठीक है, और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार इन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं, और ये ईंधन जो होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस किसी में भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये होता है किसी किसी दहन में हमें ज्वाला के रूप में एक लौ प्राप्त होती है और किसी में नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला बताए गए हैं, यहाँ पे ये दाह पदार्थ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप कराए गए हैं। ठीक है, और इनमें देखा गया है कि कौन से दाह है, कौन से अदाह है। ठीक, अब हम ऐसी परिस्थितियों को जानते हैं जिनमें ये जो होते हैं चीज़ें जो जलती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रियाकलाप में हम देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती जलाई गई है। सबसे पहले ए पे देखते हैं, मोमबत्ती जलाई गई है और उसके नीचे यहाँ पे 2 लकड़ी के गुटके रख के उसके ऊपर एक ग्लास जार को रखा गया है। तो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है इसको। ठीक है, तो जिससे वायु अंदर प्रवेश कर रही है और मोमबत्ती जल रही है। दूसरे में क्या किया गया है कि जो जार है, जो ग्लास का जार है, उसको बिना गुटके के रखा गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद हो गई है, तो ये क्या हो गया, ये अब नहीं जल रहे हैं। वहीं पे तीसरे में भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाला नहीं गई और उसके ऊपर एक जो है लकड़ी का एक प्लेट रख दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी चीज़ जलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वायु उपलब्ध नहीं होती है। हम आगे देखते हैं कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो उसको बुझाने के लिए हम कंबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसे हम कंबल का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है और जो ज्वाला होती है वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो माचिस की तीली होती है,
क्या वो रूम टेम्परेचर यानी कि रूम में रखने पर क्या अपने आप जल उठती है? बिल्कुल नहीं। हम कागज़ के टुकड़े को जो होते हैं उनको जलाने के लिए तीली का जो माचिस की तीली होती है उनका प्रयोग करते हैं। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए हम कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जंगल में जो आग लगती है वो कैसे लगती है? तो यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी जो पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास से आग जो होते हैं पूरे जो होते हैं वन में फैल जाते हैं और ऐसे आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे बताया गया, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए कि माचिस की तीली रूम टेम्परेचर पे नहीं जलती है। हम किसी भी चीज़ को जलाने के लिए मिट्टी का तेल या माचिस की तीली का यूज़ करते हैं। तो उसका एक डिफिनेशन है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि माचिस की तीली का वह न्यूनतम ताप, यानी कि हम उसको जब एक माचिस की डिबिया में जब उसको रगड़ते हैं तब जाके वो जलता है, यानी कि एक न्यूनतम ताप उसको चाहिए जहाँ पर वो जलने लगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि माचिस के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे करीब 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। उसके बाद करीब 200 वर्ष पूर्व एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली जो है वो बनाई जाने लगी। उसके बाद क्या होता है कि जब इनको एक खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता था तो जो श्वेत फास्फोरस थे वो प्रज्वलित होते थे, लेकिन बाद में जो श्वेत फास्फोरस थे वो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग थे और मतलब माचिस के उपयोग में और जो भी माचिस का उपयोग भी करते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ। उसके बाद क्या किया गया, अब जो होते हैं अब के जो माचिस की तीलियाँ बनती है उनके सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, ठीक है। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो बहुत ही कम खतरनाक होता है। तो इसलिए जब माचिस की तीली को खुदी सतह पर रगड़ते हैं तो जो लाल फास्फोरस होता है वो सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और जो माचिस की तीली होती है उस पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो माचिस की तीली होती है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन होता है और जो पोटेशियम क्लोरेट होते हैं वो अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न कर रहे हैं और यहाँ पे जो लाल फास्फोरस है वो जो होते हैं जो इसको रगड़ने पर वो जलने लगते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दाह्य पदार्थ है, यानी कि अभी तक दाह्य पदार्थ हम देख रहे हैं माचिस की तीली, कोयला, मोमबत्ती, ये सब जो दाह्य पदार्थ है तब तक आग नहीं पकड़ सकते या जल नहीं सकते जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। यानी कि अगर उसको एक लिमिट पे जलना है, अगर वो उस लिमिट पे नहीं पहुंचता तब तक वो जलता नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, भोजन को पकाने के लिए या किसी चीज़ को तलने के लिए हम उसको क्या करते हैं, जलते हुए स्टोव पर रखते हैं, ठीक है। या कमरे के ताप पर मिट्टी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी जो होते हैं अपने आप आग नहीं पकड़ते, लेकिन यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा हम गर्म कर देते हैं तो वह आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वो अपने ज्वलन ताप तक पहुँच जाता है, इसीलिए वो जलने लगता है, ठीक। आगे यहाँ पे क्रियाकलाप में क्या किया गया है, एक पेपर की किप बनाई गई है एक में 50 ml पानी डाला गया और एक में नहीं, दोनों को मोमबत्ती से जलाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह जो मोमबत्ती से जो ज्वाला निकल रही है उसकी ऊष्मा को जल जो है वो ले रहा है और यहाँ पे कोई जल नहीं है, ठीक है। तो हम जब कप को गर्म कर रहे हैं यानी पेपर के कप को, तो जो कागज़ के कप में जो जल है वो उसको हम उबाल सकते हैं, ठीक है। तो कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, इसलिए जल की उपस्थिति में ताप जो है कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि उनका
ज्वलन ताप बहुत ही कम यानी कि बहुत ही हल्के टेम्परेचर पर वो जलने लगते हैं। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सब जो होते हैं बहुत ही हल्के टेम्परेचर पर तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। आगे हम देख रहे हैं कि हम अगर कोई आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर कुछ आग पकड़ लेता है तो जो अग्निशमन सेवक होते हैं यानी फायर ब्रिगेड जो होता है वो पानी फेंककर आग बुझाते हैं। ठीक है, जल जो होता है वो जलते हुए पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनके ज्वलन ताप से कम हो जाते हैं, इसलिए आग बुझ जाती है। ठीक है, जल वाष्प जो वहाँ पे, क्योंकि जल फेंका जाता है और ताप पहले से रहती है तो वहाँ पे जल का जो है वाष्पीकृत होने लगता है। तो जो जल वाष्प है ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। ठीक है, वो जो पूरी तरह से उसको ज्वलनशील पदार्थ को घेरने के बाद जिससे वायु की आपूर्ति वहाँ बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि किसी चीज़ को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया है कि किसी भी कहीं भी आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला ईंधन, दूसरा है वायु जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और तीसरा है ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए। ठीक है, तो इनमें से अगर हम एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और आग बुझाने वाले का जो कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है, यानी कि उनको वायु का प्रवाह बंद करना होता है और ईंधन का ताप भी कम करना होता है। ठीक है, हम इन स्थितियों में ईंधन को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि किसी भवन में आग लगी होती है तो संपूर्ण भवन में ईंधन ही होता है, तो या तो हम उसमें वायु का प्रवाह कम कर सकते हैं या फिर वहाँ के ताप को कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब अग्निशामक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि कागज़ लकड़ी की चीज़ें जलती है तो हम उसको पानी से तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगर विद्युतीय चीज़ें जल रही हों तो हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि उससे क्या होते हैं, विद्युत जो होते हैं उनका जो करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर तेल या पेट्रोल में भी आग लगी होती है तो भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था अपने पिछले चैप्टर में कि जो तेल और जो पेट्रोल हैं वो जल से हल्के हैं, यानी जल भारी है तो जल नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर आ जाएंगे तो उनके भी जलने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी CO2 अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, यानी CO2 उस जगह को पूरी एक चारों तरफ से घेर लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण पाया जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं कि हमें आखिर CO2 का जो आपूर्ति कहाँ से होती है। तो सिलेंडर से छोड़े जाने पर, जो हमें सिलेंडर होते हैं उसमें छोड़े जाने पर CO2 बहुत ही अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, इसीलिए यह बहुत ही अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 को प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन सारे पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। अब हम देखते हैं दहन के प्रकार। ठीक है, हम देखते हैं कि जो माचिस की तीली या गैस लाइटर से जो रसोई गैस जो जलते हैं वो अलग तरीके से जलते हैं। ठीक है, उनके जलने का जलना जो उनका देखा जाता है वो अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में नीली लौ होती है, किसी में पीले कलर की होती है। ठीक है, तो हम पाते हैं कि गैस जो है तेज़ी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। ठीक है, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, हमने इसके बारे में अपने पिछले क्लासेस में बताया था कि फास्फोरस वायु में अभिक्रिया करते हैं, इसलिए वो बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं, इसलिए उनको पानी में रखा जाता है। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाते हैं, यानी अपने आप उनका जलना।
जैसे कहीं कहीं कोयले के कारखानों में जो कोयले की धूल होते हैं वो अपने आप उनमें कई बार आग लग जाता है और इनसे बहुत ज़्यादा जो होता है नुकसान होता है, ठीक है। और जंगल में भी अपने आप आग का लगना, ठीक। आतिशबाजी में जो पटाखे जलते हैं उनमें एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। तो अभिक्रिया जो होती है ये विस्फोट कहलाती है। तो पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। आगे यहाँ पे ज्वाला के बारे में बताया गया कि जो आग जो जलती है वो किस तरह की होती है, किस में ज्वाला पैदा होती है, किस में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो सारणी बताई जैसे मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल, लकड़ी का कोयला, कौन से ज्वाला देते हैं, कौन से ज्वाला नहीं देते हैं, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो मोमबत्ती को जलाया गया है, गैस स्टोव को, तो इनके जो ज्वाला का रंग है वो बिल्कुल अलग है। लैंप का, मोमबत्ती यहाँ पे अलग, और ये बर्नर, इन सब की जो ज्वाला है बिल्कुल अलग है उसके रंग। आगे है ज्वाला की संरचना, ठीक है। अब ज्वाला की संरचना के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल, पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ जो दहन के समय जो वाष्पित होकर ज्वाला जो वाष्पित होता है वो ज्वाला बनाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए वो कोई ज्वाला नहीं देता है, ठीक है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में, जब उसकी ज्वाला बिल्कुल स्थिर होती है, बिल्कुल स्थिर करके उसके दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट कराई जाती है, ठीक है। और करीब थोड़ी देर तक उसको वहाँ पे पकड़ के रखने पर क्या पाया जाता है, जो कांच की जो स्लाइड होती है उस पर एक गोल काला वलय बन गया होता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है, ठीक है। एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़कर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। क्या देखा जाता है कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है वो रक्त तप्त यानी बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। हमें इससे यह पता चलता है कि ज्वाला का ये भाग बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार जो होते हैं वो धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को वहाँ पर फूंकते हैं और जिससे वहाँ पर ज्वाला पहुँचती है। जैसे कि यहाँ पे एक मोमबत्ती, एक स्थिर मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है उसके बारे में बताया गया है, उसके पार्ट्स, ठीक है। ये यहाँ का जो सब रेड वाला पार्ट वो सबसे गर्म है और पूर्ण दहन का यहाँ पे जो सबसे आउटर में निकला है वो नीला भाग बीच में सबसे गर्म है और जो बिल्कुल पीला है वो आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, ठीक है, जहाँ से हमें कार्बन के जो कण प्राप्त हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे गर्म है जहाँ पे मोमबत्ती का जो रिबन होता है जहाँ से जलती है। उसके बाद यहाँ ये मोमबत्ती के बारे में ये पूरे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। आगे हम देखते हैं ईंधन क्या है, ठीक है। हम जो घरों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए चीज़ों का या औद्योगिक उपयोग में करते हैं ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, जैसे लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ईंधन कहलाती हैं। और सबसे अच्छा ईंधन वही होता है जो हमें आसानी से मिल सकता है, सस्ता होगा और वायु में एक सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता होगा और अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है वो उत्पन्न करेगा और इसके जलने के उपरांत कोई भी अवांछनीय पदार्थ या नहीं छोड़ता है। ये सबसे अच्छे ईंधन माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ईंधन के मूल्यों में भी भिन्नता होती है। कुछ ईंधन जो होते हैं अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। आगे है ईंधन दक्षता, ठीक है। ईंधन दक्षता में बताया गया है कि जैसे गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी को अगर हम जलाकर 1 लीटर पानी उस तीनों पे अलग अलग उबालना चाहें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो सबसे अच्छा कौन सा होगा। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है।
यहाँ पे अलग अलग ईंधन के अलग अलग यहाँ पे ऊष्मीमान बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ जैव गैस का सबसे अधिक यहाँ पर ऊष्मीमान बताया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अगर किसी लकड़ी, कोयले या पेट्रोल को जलाते हैं तो ये कार्बन ईंधन है जो बिना जले जो होते हैं कार्बन कण छोड़ते हैं, और यही सबसे जो इनके सूक्ष्म कण होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो दमा और श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जो सर्दियों में जो लकड़ी का उपयोग घरों में और औद्योगिक ईंधन में होता है, तो यहाँ पे कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों को अब यहाँ पे इसीलिए ले लिया गया है क्योंकि ये जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इनसे निकलती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जिस कमरे में लकड़ी का कोयला ये सब जल रहे होते हैं उसमें नहीं सोना चाहिए होता है, ठीक है। और लकड़ी को जलाने से भी जो हमारा वन उन्मूलन का भी कारण ये बन रहा है, यानी वन ख़त्म हो रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से प्रदूषक हो गया। अगला है ईंधन का अपूर्ण दहन, यानी अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और यह गैस बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसलिए बंद कमरे में कोयले को जलाना खतरनाक होता है। अगला है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिक मात्रा से विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण यह बन रहा है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इससे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमनद वो पिघलने लगेंगे, और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है। आगे है कोयले और डीजल के दहन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको दम घोटू गैस कहते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को दम घोटू या संक्षारक गैस। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में घुलते हैं और अम्ल बनाते, ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। यहाँ हमारे लिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दम घोटू गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा जो होती है फसलों और भवनों के मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसी अम्लीय वर्षा के कारण हमारे संगमरमर जो यहाँ पे ताजमहल है वो पीले पड़ रहे हैं। आगे है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो सीएनजी है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में करती है, और यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले दाह किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ वायु में जलते हैं वे दाह कहलाते हैं, और इनके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब ये जलते हैं तो उनमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह पदार्थ आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप जो होता है बहुत ही कम होता है, जैसे हमने देखा था पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये बहुत ही कम ताप पे ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था आग उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता हो रही थी, अगर उनमें से हम एक भी चीज़ों को हटा दे रहे थे तो जैसे कि ईंधन, वायु और ताप, अगर हम वायु को हटा दें और ताप को कम कर दें तो क्या होगा, आग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। आग के नियंत्रण के लिए जल का प्रयोग होता है, ठीक है। जो लकड़ी और जो कागज़ के लगे आग होते हैं उन पे पानी का यूज़ होता है, लेकिन जहाँ विद्युत उपकरणों और तेल से लगी आग होती है उनके लिए अग्निशामक जो होते हैं वो CO2 गैस, ठीक है। तो दहन अलग अलग तरह का होता है, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ठीक है। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, सबसे पहले अदीप्त क्षेत्र, दूसरा दीप्त क्षेत्र और एक ज्योतिहीन क्षेत्र, जैसे हमने पहले भी देखा। आगे है आदर्श ईंधन, सस्ता, ठीक है, सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने वाला और आसानी से जलने वाला और बहुत ही वहन योग्य यानी कि वहन के योग्य होता है, और इससे कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं निकलते हैं, पर ऐसा कोई आदर्श ईंधन नहीं है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य जो होते हैं वो अब परस्पर ही अलग होते हैं। उनका ऊष्मीय मान उनकी दक्षता को प्रदर्शित करता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में।
वायु में बिना जले कार्बन कण जो होते हैं बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को यानी दमा को उत्पन्न करते हैं। और ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन का खतरा बढ़ जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ईंधन का बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर यही तक। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।